मतलब अग्नि 5 की टेस्टिंग ने सभी देशों को विचलित कर दिया है। अब इनको लगने लग गया है कि वो लोग सेफ नहीं है भारत से। तो सबसे पहले आता है सुपरसोनिक मिसाइल, फिर आता है हाइपरसोनिक और फिर आता है बैलिस्टिक। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स को आपने लॉन्च किया, वो यहाँ से अंतरिक्ष में चले जाएगा, पृथ्वी की बाहरी कक्षा में, और फिर वहां से टारगेट पे डायरेक्ट गिरता है, डायरेक्ट हिट करता है। दुनिया में धरती पे कोई भी कंट्री भारत से सेफ नहीं। अभी इंडिया ने अग्नि 5 की टेस्टिंग क्या कर लिया, बहुत सारे देशों की नींद उड़ गई है। पहले जब इंडिया कोई टेस्टिंग करता था किसी मिसाइल की, तो सिर्फ पाकिस्तान, चाइना की नींद उड़ती थी। बट अग्नि 5 के बाद सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। इस बार इस टेस्टिंग से परेशान सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं है, बल्कि नींद जिन कंट्रीज का उड़ा है उनमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है और यूएसए भी शामिल है। और एक्चुअली ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पे 25% 50% का, उसका एक मुख्य वजह अग्नि 5 का टेस्टिंग भी है। और वैसे तो ट्रंप इस वजह से परेशान था क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में यूएसए को भी नुकसान पहुंचा दिया था। मतलब यूएसए का जो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट कस्टडी में न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह माने जा रहे हैं, जो नूरखार बेस वगैरह में थे, उनको नुकसान हो गया था। इस वजह से भी यूएसए परेशान था और इस वजह से भी उन्होंने टैरिफ लगाया। बट एक और कारण टैरिफ लगाने का अग्नि 5 भी है। मतलब अग्नि 5 की टेस्टिंग ने सभी देशों को विचलित कर दिया है। अब इनको लगने लग गया है कि वो लोग सेफ नहीं है भारत से। मतलब भारत अब कहीं भी किसी भी कंट्री तक पहुंच सकता है घर बैठे बैठे। तो आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि अग्नि 5 जो मिसाइल है वो क्या है, किस तरह का मिसाइल है, भारत सरकार ने इसको क्या सोच करके डेवलप किया है। मतलब टारगेट क्या रखा जा रहा है, यहाँ पे क्या अचीव करना चाहती है भारत सरकार, और कब से अग्नि 5 पे हमारा काम लगा हुआ है, और अग्नि 5 की कैपेबिलिटीज क्या क्या है। तो इस पे वन बाय वन हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्नि 5 है क्या? तो अग्नि 5 को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। अब इस लाइन में सारे वर्ड्स टेक्निकल है। सबसे पहले इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, और इंटर मतलब होता है बियॉन्ड, INTER। इंटर मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब उसके बाहर। जैसे आपने सुना होगा ना, इंटर कास्ट मैरिज, मतलब कास्ट के बाहर जाकर के मैरिज किया है, सेम कास्ट में नहीं, बाहर। सेम के लिए हम लोग इंट्रा लगाते हैं, INTRA, और बाहर के लिए इंटर, INTER। मतलब अगर सेम कास्ट मैरिज है तो इंट्रा कास्ट मैरिज बोलते हैं, और अगर बाहरी कास्ट में शादी किया है तो इंटर कास्ट मैरिज। उसी तरह जैसे बसेस वगैरह चलती हैं तो बोलते हैं ना इंटरसिटी बस है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रही है। और अगर सेम सिटी में बसेस चल रही है तब उसको बोलते हैं इंट्रा सिटी बस। जैसे ट्रेनें चलती है, मान लो कि इंदौर से भोपाल के बीच में चल रही है तो उसको इंटरसिटी एक्सप्रेस बोलते हैं। जो एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में ट्रेन चलती है उसको इंटरसिटी ट्रेन बोलते हैं, और जो सेम सिटी में चलती है उसको इंट्रा सिटी। उसी तरह से जो मिसाइल सेम महाद्वीप में जिनका रेंज होता है, मतलब कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री लेकिन सेम कॉन्टिनेंट में, तो उसको हम लोग इंट्रा कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जो उतना कैची नहीं है। लेकिन जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाने की क्षमता डेवलप कर लेती है कोई मिसाइल, तब उसको इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बोला जाता है। अब आते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल तो क्लियर हो गया, लेकिन बैलिस्टिक क्या होता है? तो बैलिस्टिक मिसाइल समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग कितने तरह के मिसाइल्स आजकल बना रहे हैं। तो जनरली 3 तरह के मिसाइल्स हैं जो कंट्रीज द्वारा डेवलप किए जाते हैं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा मारक क्षमता, बहुत ज्यादा जिनका रेंज होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो मिसाइलों को मेनली स्पीड के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, मतलब कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि जो नॉर्मल भी स्पीड मिसाइलों की होती है वो आजकल मैक में होती है, मतलब ध्वनि की स्पीड से ज्यादा होती है, ध्वनि की स्पीड के इक्विवेलेंट होती है। तो ध्वनि के स्पीड को हम लोग एक मैक बोलते हैं, मैक 1 बोला जाता है। मतलब ध्वनि के स्पीड को हमने एक यूनिट जो नाम दिया है वो है मैक 1। मतलब एक मैक का मतलब हो गया ध्वनि की स्पीड से। और ध्वनि की स्पीड करीब करीब मानी जाती है 1225 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 1225 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मैक 1 बोलते हैं। तो मैक 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डबल, मतलब 2450 किलोमीटर प्रति घंटे, वो हो गया मैक 2। मैक मैक का ही कितना हो जाएगा, 6125 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 गुना। तो अब जो मिसाइलें हैं उनका कैटेगराइजेशन इस बेसिस पे किया जाता है, मेनली स्पीड के बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है सुपरसोनिक मिसाइल, जिनकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से ज्यादा होगी। फिर आता है हाइपरसोनिक, और फिर आता है बैलिस्टिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। सुपरसोनिक मिसाइल उनको बोलते हैं जिन मिसाइल्स की स्पीड ध्वनि की स्पीड के 1 गुना से 5 गुना तक हो सकती है, मतलब मैक 1 से लेके मैक 5 तक। तो इसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री ने सुपरसोनिक मिसाइल बनाया है
तो वो ध्वनि के स्पीड या उससे 5 गुना स्पीड तक ट्रेवल कर सकती है। अब इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो भारत में ऐसे 2 एग्जांपल्स मिलेंगे जो सुपरसोनिक कैपेबिलिटी रखते हैं। पहला है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो लगभग 2.8 मैक की स्पीड से चलता है और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का रेंज करीब-करीब 280 से लगभग 450 किलोमीटर तक है। मतलब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान को पूरा लपेट लेगा और चाइना को भी थोड़ा बहुत कवर करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तो चलो थोड़ा लॉन्ग रेंज में आ गए हैं यहाँ पे। एक मिसाइल इंडिया ने बनाया है, उसका नाम है आकाश, जो सिर्फ छोटे टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स मतलब क्लोज टारगेट्स के लिए है। उसका रेंज सिर्फ 25 किलोमीटर के करीब होता है और लॉन्ग रेंज में अटैक करने के लिए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रह्मोस क्रूज। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज में मेनली 3 कंट्रीज हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज मौजूद है। वो है यूएसए, रसिया, चाइना। तो सिमिलर मिसाइल जो सुपरसोनिक कैटेगरी में आते हैं उसमें रूस के पास है P-800 और यूएस के पास है हार्पून। हार्पून होता है जो कि जिसको फेंक करके व्हेल्स वगैरह को मारते हैं, मछलियों को मारते हैं समुद्र में। तो यूएस ने उसके नाम पे अपने सुपरसोनिक मिसाइल का नाम रखा है हार्पून। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास एक के पास P-800 है और एक के पास हार्पून है सुपरसोनिक की कैटेगरी में। अब हम लोग समझेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। तो सुपरसोनिक का जो मेन कैटेगराइजेशन था वो स्पीड के बेसिस पे किया गया था और वो था कि इसका स्पीड मैक 1 से मैक 5 तक होगा। मतलब ध्वनि के 1 गुना से लेकर ध्वनि के 5 गुना स्पीड तक इसका स्पीड माना जाता है। हाइपरसोनिक क्या हुआ? तो पहले समझिए हाइपर क्या होता है और सोनिक क्या होता है। सोनिक मतलब होता है साउंड, तो जैसे सुपरसोनिक का मतलब हुआ साउंड से ज्यादा, वैसे हाइपरसोनिक, हाइपर मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। जैसे कोई आदमी गुस्सा करता है तो बोलते हैं गुस्सा कर रहा है, ज्यादा गुस्सा करता तो बोलते हैं ज्यादा गुस्सा कर रहा है। और ये पता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर हो रहा है। तो हाइपर मतलब होता है ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा। ज्यादा को सुपर बोल दे और बहुत ज्यादा को हाइपर। तो सोनिक मतलब यहाँ पे ध्वनि हुआ, मतलब साउंड की स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड से चले तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक और उसका अपर रेंज रखा गया है मैक 5। उसका अपर लिमिट है मैक 5। बट अगर मैक 5 से भी ज्यादा स्पीड से कोई मिसाइल चल रही है तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। मतलब मैक 5 से ऊपर जो भी स्पीड वो बना सकती है, मतलब अपर कोई लिमिट नहीं है। माना जाता है कि मैक 5 से मैक 10 तक जो मिसाइल्स होंगी उनको हाइपरसोनिक बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। हाइपरसोनिक मैक 5 से ऊपर जितना भी हो, जैसे रशिया का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है एवानगार्ड, यहाँ एवानगार्ड का मतलब होता है एहेड ऑफ टाइम्स। तो रसिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम दिया एवानगार्ड। तो टेस्टिंग में एवानगार्ड की स्पीड जो है वो 20 मैक से भी ऊपर चली गई थी। मतलब रसिया का हाइपरसोनिक मिसाइल का स्पीड 20 मैक क्रॉस कर गया था। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल का स्पीड है वो मैक 5 से मैक 10 नहीं है, वो मैक 5 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो अब हाइपरसोनिक में भारत के पास कौन से मिसाइल्स हैं? तो हाइपरसोनिक में भारत के पास 2 तरह के मिसाइल्स हैं। एक है ब्रह्मोस 2 जिसका स्पीड 7 मैक के करीब है और एक है HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जिसका स्पीड 6 मैक के करीब है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। HSTDV की एक टेस्टिंग भी हो चुकी है 2020 के दौरान। तो बेसिकली इंडिया इन पे काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा है हाइपरसोनिक व्हीकल्स पे और बनाए जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया इनकी टेस्टिंग भी किए जा रहा है और साथ साथ इनको अपग्रेड भी करता जा रहा है। इंडिया के इक्विवेलेंट जो दूसरे कंट्रीज ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रखे हैं उसमें है रशिया का एवानगार्ड जो मैंने अभी भी बताया, जिसका स्पीड मैक 20 प्लस तक जा चुका था। उसी तरह का अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अमेरिका अभी तक टेस्टिंग शायद नहीं किया है। और नाम देने के मामले में अमेरिकन लोग काफी सिटी होते हैं, मतलब उनके नाम का कोई मतलब नहीं होता है। तो अमेरिका ने कोई अच्छा सा नाम ढूंढने की बजाय सिंपली अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम रख दिया हाइपरसोनिक, और चूंकि ये ग्लाइड करते हैं तो नाम रखना हाइपरसोनिक ग्लाइड एंड व्हीकल लगा दिया। मतलब अमेरिका जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है उसका नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। रशिया के पास एवानगार्ड है। इसी तरह से चाइना ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल बना रखा है। अब चाइनीज लोग भी नाम देने में वैसी अमेरिकन से भी 2 स्टेप आगे। मतलब चाइनीज लोग कुछ भी आलबल नाम दे देता है। जैसे किसी का नाम रह देगा PQRS-ZV RQ-17। जैसे कि अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे फाइटर जेट्स उड़ा दिए थे, जिसमें कुछ अमेरिका का F-16 वगैरह शामिल था और कुछ था चाइना का JF-17।
अब से देखिए चाइनीज फाइटर जेट का क्या नाम था, JF-17। मतलब चाइनीज लोग ऐसी कुछ भी आलबन नाम रख देता है, PQ-23 ऐसे डब्बे कुछ नाम रख देगा। तो JF-17 फाइटर जेट का नाम था जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उड़ाया था, वो चाइनीज फाइटर जेट था। अब उसी तरह से चाइनीज लोगों ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम रखा है DX-17। तो ये तो रहा जानकारी हाइपरसोनिक के बारे में। अब आता है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। तो अभी तक हम लोग समझे सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है। अब बैलिस्टिक क्या होगा? तो अभी तक जो मिसाइल्स का कैटेगराइजेशन किया जा रहा था वो स्पीड के बेसिस पे किया जा रहा था। मतलब मैक 1 से मैक 5 तक अगर स्पीड है तो वो कहलाएगा सुपरसोनिक। अगर मैक 5 से ऊपर कुछ भी है तो वो कहलाएगा हाइपरसोनिक। अब सोचो मैक 5 से ऊपर कुछ भी है तो वो कहलाएगा हाइपरसोनिक। तो अब बैलिस्टिक कहाँ एंट्री मारता है? तो बैलिस्टिक जो है ना वो एक तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल ही है। बैलिस्टिक बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल का एक वेरिएंट है। मतलब बैलिस्टिक भी हाइपरसोनिक मिसाइल वाले कैटेगरी में ही फॉल करता है, लेकिन वो इसका एक एडवांस्ड वेरिएंट है जो इससे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो बेसिकली हवा में जाकर के अटैक करते हैं। मतलब आपने यहाँ से लॉन्च किया, आपने न्यू दिल्ली से लॉन्च कर दिया, आपका टारगेट है तुर्की, आपका टारगेट है तुर्की कैपिटल सिटी। तो वो मिसाइल यहाँ से हवा में जाएगा, हवा से होते हुए तुर्की तक पहुंचेगा और टारगेट को अचीव करेगा। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो हवा से नहीं, हवा के बाहर चले जाता है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स अंतरिक्ष में चले जाते हैं। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स को आपने लॉन्च किया, वो यहाँ से अंतरिक्ष में चले जाएगा, पृथ्वी की बाहरी कक्षा में, मतलब वायुमंडल से बाहर चले जाता है और फिर वहां से टारगेट पे डायरेक्ट गिरता है, डायरेक्ट हिट करता है। तो ऐसे मिसाइल्स जो सिर्फ हवा से नहीं जाकर के बल्कि हवा के बियॉन्ड चले जाए, वायुमंडल से बाहर चले जाए और फिर वहां से जाकर के अपने टारगेट को हिट करें, तो उनको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल के ही वेरिएंट्स होते हैं। तो अब समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट की तरह काम करता है। अगर आपको किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेजना हो तो वो रॉकेट सिस्टम पे चलेगा। रॉकेट सिस्टम कैसे काम चलता है? जो आपका मॉड्यूलर होता है, जो आपका मॉड्यूल होता है जिसको आपको भेजना है, उसको आप ऊपर में रखते हो और नीचे आप इंजन लगाते हो जिसको प्रोपल्सन इंजन भी बोला जाता है। मतलब वो प्रोपल्सन का काम करता है, वो पुश करता है, धक्का देता है रॉकेट को। उसमें अनलिमिटेड फ्यूल यूज करते हैं जलाने के लिए। फ्यूल जितना ज्यादा जलेगा उतना तेज स्पीड देता है रॉकेट। वही सिस्टम काम करता है बैलिस्टिक मिसाइल में। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल को आप पहले रॉकेट की तरह लॉन्च करते हो, इसको आप अंतरिक्ष में ले जाते हो और जैसे रॉकेट में पीछे इंजन लगा होता है वैसे बैलिस्टिक मिसाइल में भी नीचे इंजन लगा होता है। वो उसको प्रोपल्सन की तरह काम करते हुए धक्का देते हुए अंतरिक्ष तक ले जाता है। अंतरिक्ष में जाते ही जो इंजन लगा हुआ था, जो प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ था, वो बैलिस्टिक मिसाइल से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है। मतलब कि पहले वो इंजन इसको धक्का देते हुए पुश करते हुए अंतरिक्ष तक ले गया, पृथ्वी के बाहरी कक्षा में ले गया बैलिस्टिक मिसाइल को, और वहां ले जाके वो अलग हो गया। अलग हो जाने का मतलब ये है कि अब बैलिस्टिक मिसाइल को धक्का देने वाला कोई नहीं रहा, मतलब इसकी स्पीड बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। अब क्या होता है, वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में ले जाके जब वो उसे छोड़ता है तो वहां बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा होता है, धनुषाकार में, धनुष के आकार में। जैसे आप पत्थर फेंकते हो, ढेला फेंकते हो, तो ढेला कैसे जाता है? ढेला पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। तो वैसे ही जब बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष तक पुश किया जाता है प्रोपल्सन सिस्टम के द्वारा, रॉकेट इंजन के द्वारा, रॉकेट वाले इंजन के द्वारा, तो वहां पे ये पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा होता है। बट अब उसको ढकेलने वाला कोई नहीं रहा क्योंकि प्रोपल्सन सिस्टम अलग हो चुका है, इंजन बिछड़ चुका है। तो अब वहां से वो पृथ्वी का जो ग्रेविटी उस पर लग रहा होता है वो उसको नीचे की तरफ पुल करता है। मतलब वो अपने टारगेट को अभी भी लॉक किए हुए है और वो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। जो भी उसको स्पीड दिया गया है इंजन के द्वारा पहले से, वो स्पीड कुछ भी हो सकता है, मैक 5 हो सकता है, मैक 10 हो सकता है, और उस स्पीड से वो मूव कर रहा होता है अपने टारगेट की तरफ पैराबोलिक पाथ में। अब वो फिर से, चूंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है, उस पर और भी कुछ फोर्सेस काम कर रहे होते हैं जैसे एयर रेजिस्टेंस वगैरह, जो उसके मूवमेंट को थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। बट अदर देन दैट जो मेन फोर्स उस पर वर्क कर रहा होता है वो होता है ग्रेविटी का। अब ग्रेविटी चूंकि बहुत जोर से नीचे खींचती है तो उसकी स्पीड बिना इंजन के भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ग्रेविटी जब तेजी से खींचती है, मान लो कि उसके पास मैक 5 का स्पीड है जब उसका इंजन अलग हुआ था, अब ग्रेविटी उसको पुल कर रही है तो वो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मैक 5 से मैक 10, मैक 15, मैक 20, हो सकता है मैक 30 भी पहुंच जाए। मतलब जब बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करेगी तो ऐसा ज्यादा चांसेस है कि उसकी स्पीड मैक 20 से ज्यादा हो या काफी ज्यादा भी हो सकती है।
तो ये सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट है जिसपे हमारा अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया गया है, जिसपे हमारा अग्नि 5 मिसाइल काम करता है। अब अग्नि 5 मिसाइल से इनकी नींद क्यों उड़ी हुई है? इसका एक मेन कारण है, एक ऐसा फीचर है जो भारत ने टेस्टिंग किया इस बार, जो बहुत ही खतरनाक बनाता है अग्नि 5 को। 2 चीजें हैं जो अग्नि 5 को बहुत ज्यादा डेंजरस बना रहा है। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो चलो है ही अग्नि 5 में, वो तो नॉर्मल सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स में होते हैं जिस भी कंट्री के पास। लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं जो अग्नि 5 को बहुत ज्यादा डेंजरस बनाती है। उसमें से एक तो है जो टेस्टिंग के दौरान भारत ने एक्सपेरिमेंट किया। भारत ने क्या किया, जब अग्नि 5 में भी मैक 5 या मैक 10 की स्पीड से ऑलरेडी चल रहा था, उस टाइम भारत ने अचानक से अग्नि 5 के डायरेक्शन को 90 डिग्री कर्व कर लिया। मतलब ऐसे समझो कि पैराबोलिक पाथ में जा रहा है और अचानक से 90 डिग्री मोड़ दिया। मतलब इसका क्या हुआ कि एक तो पहले इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब मान लो आपने कि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड करीब करीब 20 मैक है, मतलब कि ध्वनि के 20 गुना स्पीड से चल रहा है। अब एक मोटा-मोटी मान लो कि 300 मीटर प्रति सेकंड को हम ध्वनि का स्पीड मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल को दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचने में मात्र 4 से 5 सेकंड लगेगा। जो एनिमी कंट्री है, उसके लिए इसको इंटरसेप्ट करना या इस मिसाइल को बीच में काट पाना इतना ईज़ी नहीं रहेगा, जब आपका मिसाइल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा या उससे भी ज़्यादा। और उस केस में किसी तरह से मान लो कि एनिमीज ने उसके ट्रेजेक्टरी को, उसके पाथ को लॉक कर भी दिया और अचानक से आपने 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री रास्ता चेंज कर दिया, तब तो वो कभी भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा ना। यही वो क्वालिटी है, यही वो फीचर है अग्नि 5 में जो इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस बना रही है, जिसने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की नींद उड़ा के रख दिया है। और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से इनकी नींद उड़ी है, वो है भारत सरकार की चुप्पी। मतलब इसका ये है कि अग्नि 5 के टेस्ट के बाद या उससे पहले से भारत सरकार ने ऑफिशियली इस पे कोई बयान नहीं दिया। भारत सरकार ये बता ही नहीं रही है कि इसका रेंज कितना है। अनऑफिशियली सोशल मीडिया या न्यूज़ मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है कि इसका जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। कोई बोल रहा है इसका रेंज 5000 से 6000 है, कोई बोल रहा है 5000 से 8000 किलोमीटर है। बट ऑफिशियली भारत सरकार ने इस पे कोई बयान दिया ही नहीं है, और अगर दिया भी है कुछ हल्का-फुल्का, तो इस बात को लेकर के बाहर के कंट्रीज जो है वो एश्योर नहीं हो रहे हैं। वो इसे एज़ ए गारंटी नहीं ले रहे हैं कि इसकी जो रेंज होगी वो 5000 किलोमीटर ही होगी, 6000 ही होगी। उनको लग रहा है कि अनऑफिशियली इसका रेंज 8000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। अगर इसका रेंज 8000 किलोमीटर चला गया, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसको आप ऐसे समझिए कि भारत और लंदन के बीच की दूरी मात्र 7000 किलोमीटर है। मतलब अगर हम इसको मुंबई से लॉन्च करते हैं मिसाइल को, तो ये आराम से ब्रिटेन के लगभग सारे पॉइंट्स को टच कर सकता है। ब्रिटेन के किसी भी कॉर्नर को उड़ा सकता है। और ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप में है। मतलब ब्रिटेन आप कह सकते हो कि यूरोप के लास्ट पॉइंट पे, मतलब हमसे फारदेस्ट है यूरोप में ऑलमोस्ट, 1-2 कंट्रीज को छोड़ के। यानी कि अगर हम ब्रिटेन तक इस मिसाइल को इजीली पहुंचा दे रहे हैं, तो पूरा यूरोप ही हमारे एरिया में आ गया, भारत के रेंज में आ गया। इसी वजह से यूरोपियन कंट्री ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर, चूंकि भारत सरकार बता नहीं रही है कि इसका रेंज कितना है, तो उनको लग रहा है कि अगर इसका रेंज 7000-8000 किलोमीटर चला गया, तब तो हम कोई भी कंट्रीज अब भारत से सेफ नहीं है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को टेंशन होता था और कुछ नियर बाई कंट्रीज को। अब तो यूरोप के सारे कंट्रीज हमारी रेंज में आ गए हैं। और अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि अगर भारत ने अग्नि 5 में ही 5000 या 8000 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो अगला जो भारत का मिसाइल होगा इस सीरीज में, वो होगा अग्नि 6। तो अग्नि 6 का रेंज पक्का 8000 से 10000 किलोमीटर या 10000-12000 किलोमीटर तक जा सकता है। अब अगर भारत ने किसी तरह से अग्नि 6 या अग्नि 7 तक जाते-जाते 12000 किलोमीटर या 14000 किलोमीटर का रेंज अचीव कर लिया, तो फिर पूरा का पूरा अमेरिका ही भारत के मिसाइल के रेंज में आ जाएगा। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 12000 से लेके 15000 किलोमीटर के बीच में है। दैट मीन्स कि अगर भारत किसी तरह से 12000 प्लस किलोमीटर का रेंज किसी भी मिसाइल में लाने में कामयाब हो गया, वो अग्नि 5 हो, अग्नि 6 हो या अग्नि 7 हो, तो फिर अमेरिका का कोई भी पोर्शन भारत से सुरक्षित नहीं रहेगा। पहले अमेरिका सिर्फ रसिया और चाइना से परेशान हो रहा था क्योंकि उन दोनों के पास ही ये कैपेबिलिटी थी और इतना रेंज उनकी मिसाइल्स में होते थे। अब अमेरिका के लिए एक तीसरा हेडेक भी आ रहा है, वो है भारत। यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ यूएसए का भी नींद बुरी तरह से उड़ा हुआ है और ये
दूसरा मेन कारण है, पहला मेन कारण था कि भारत ने यूएस और पाकिस्तान का जो यूनाइटेड कस्टडी में मिसाइल्स रखे हुए थे उसको उड़ा दिया था नूर खान एयरवेज में, जिसकी वजह से ट्रंप चिढ़ गए और उन्होंने टैरिफ पे टैरिफ इंडिया पे लगाना शुरू कर दिया। और दूसरा मेन वजह है अग्नि 5 की टेस्टिंग, जिसमें इंडिया द्वारा इसका रेंज नहीं बताना, इसका हाई रेंज रखना और इसका 90 डिग्री पे टर्निंग करके टेस्टिंग कर लेना। ये चीजें अग्नि 5 को एक्सट्रीमली डेंजरस बना रही है और सारे कंट्रीज को अब लगने लग गया है कि दुनिया में धरती पे कोई भी कंट्री भारत से सेफ नहीं है। तो अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि अग्नि 5 को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बोलते हैं। अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे कि अग्नि सीरीज का अग्नि 5 5वां मिसाइल है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है अलग अलग वेरिएंट्स लाने की और अग्नि 5 अग्नि 6 ऐसे करके बनाने की। दूसरी चीज है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अग्नि 5 का जो अभी तक 8 बार टेस्टिंग हो चुका है, तो क्यों हमें बार बार टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। अग्नि सीरीज में भारत ने सबसे पहले टेस्टिंग 1989 में किया था अग्नि 1 मिसाइल का। अग्नि 1 मिसाइल का रेंज था लगभग 1000 किलोमीटर, उससे थोड़ा कम था। फिर आया अग्नि 2 लगभग 2000, उससे कुछ ऊपर नीचे। फिर अग्नि 3 3000 ऊपर नीचे। अग्नि 4 4000 किलोमीटर थोड़ा ऊपर नीचे। एंड देन अभी आया अग्नि 5। अग्नि 5 सिर्फ 5000 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि इसके बारे में भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अग्नि 5 का रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, कुछ और भी ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक और मिसाइल डेवलप किया हुआ है पृथ्वी सीरीज, जिसका पहला लॉन्च 1988 में हुआ था। तो अग्नि 5 लॉन्ग रेंज के लिए, इसीलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, जबकि पृथ्वी सीरीज सरफेस टू सरफेस सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए है। मतलब पृथ्वी सीरीज जो है वो उसका रेंज, मतलब पृथ्वी सीरीज का रेंज 200-250 किलोमीटर तक है। कहने का मतलब पृथ्वी सीरीज को भारत सरकार ने मेनली पाकिस्तान को ध्यान में रख के डेवलप किया है और हल्का फुल्का चाइना को दिमाग में रखते हुए। मतलब कल को पाकिस्तान अगर कुछ भी गड़बड़ी करता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि पाकिस्तान ने परमाणु बम गिरा दिया या कोई और बम गिरा दिया, लेटर से कि अमृतसर पे, और भारत के किसी एक शहर को तबाह कर दिया, तो भारत इमीडिएटली कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में इतने सारा पृथ्वी सीरीज की मिसाइल्स दागेगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है दुनिया से। तो अग्नि 5 बाकी के अग्नि सीरीज की मिसाइलों से कैसे बेहतर है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि अग्नि 5 पहला वेरिएंट है अग्नि सीरीज का जो आईसीबीएम है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कहने का मतलब अग्नि 5 पहला ऐसा वेरिएंट है जो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के टारगेट को मार सकता है। और जो इसके पहले वाले वेरिएंट्स थे उनकी रेंज कम थी, तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं जा सकते थे, मतलब वो यूरोप नहीं पहुंच सकते थे, वो दूसरे किसी भी बहुत दूर दराज के एरिया में नहीं जा सकते थे। अग्नि 5 अब यूरोप को भी कवर कर सकता है। तो ये तो हो गया इसका पहला खासियत, जो इसको बाकी अग्नि सीरीज के मिसाइलों से बेहतर बनाता है। दूसरा अग्नि 5 की टेस्टिंग ये है जो इसको बाकियों से बहुत अलग बनाती है, वो है कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम। तो कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम क्या होता है? अभी जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि जब इंडिया को पाकिस्तान पे बॉम्ब गिराने थे, फाइटर जेट्स भेजने थे, तो इंडिया ने डायरेक्टली नहीं भेजा, क्योंकि इंडिया को पता था कि पाकिस्तान के पास भी डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इंडिया के मिसाइलों को या फाइटर जेट्स को बीच में ही उड़ा देगी। तो इंडिया ने एक चाल चली। इंडिया ने क्या किया कि अपने ड्रोन्स भेजे, सस्ते वाली ड्रोन्स को रफाले की तरह लुक वगैरह दे करके, और ड्रोन्स को पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए भेजा। जैसे मान लो इंडियन सैकड़ों ड्रोन भेज दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान ने देखा कि ढेर सारे ड्रोन आ रहे हैं, उसके रडार ने उसको ट्रैक किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिसाइल्स जो थे उन्होंने उस पर बीच में इंटरसेप्ट करने के लॉन्च कर दिया पाकिस्तान ने, और सारे ड्रोन पाकिस्तान ने मार के गिरा दिए, जिसको पाकिस्तान बाद में झूठ बोल रहा था मीडिया में कि हमने रफाले गिरा दिए। बेसिकली पाकिस्तान ने डेक्वायर्स गिराए थे, जो इंडिया ने ड्रोन्स भेजे थे रफाले की तरह बता करके। इंडिया ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इंडिया को जानना था कि पाकिस्तान कहाँ पे अपना डिफेंस मिसाइल तैनात किए हुए हैं, कहाँ से पाकिस्तान डिफेंस मिसाइल मार सकता है हमारे ड्रोन्स को या हमारे फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए। जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया के ड्रोन्स को गिराया, उनको रफाले समझते हुए, इंडिया ने वो सारे लोकेशंस लॉक कर लिए। इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिसाइल्स है वो कहाँ पे रखे हुए हैं। अगली बार इंडिया ने उन सारे डिफेंस मिसाइल्स को उड़ा दिए। इंडिया ने यहाँ से ब्रह्मोस वगैरह मार के पाकिस्तान के सारे मिसाइल जिससे पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर सकता था, खत्म कर दिया। उसके बाद इंडिया खुलेआम पाकिस्तान में जहां मर्जी वहां बमबारी किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और पाकिस्तान उस इंडिया को रोक पाने में बिल्कुल विफल रहा।
तो मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट करते हैं दूसरे मिसाइल्स को, मतलब जो डिफेंसिव मिसाइल्स होते हैं, उनका यही समस्या है। जब आप उनको फायर करते हो सामने आ रही मिसाइल्स को काटने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, तो उनका लोकेशन एनिमी कंट्रीज ट्रैक कर लेते हैं और बाद में वो उसको उड़ा सकते हैं। यहीं पे आता है कैलिस्टर लॉन्च सिस्टम। कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम का मतलब होता है कि आप इसको मिसाइल को किसी ट्रक में डाल के, एक कैनिस्टर में डाल के और उसको गाड़ी में डाल के कहीं भी घुमा सकते हो। मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अब आप ऐसे समझिए कि आपके ऊपर मिसाइल्स का अटैक हुआ है या फाइटर जेट्स आए हैं, आपने फाइटर जेट्स तो उड़ा दिया अपने डिफेंस मिसाइल से। मतलब आपने उस पे अग्नि वगैरह लॉन्च किया है, जो भी मिसाइल्स है उनको लॉन्च करके उसको उड़ा दिया। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या आएँगी? दिक्कतें ये आएँगी कि जब आपने मिसाइल से उसको उड़ाया तो आपके मिसाइल को तो एनिमी ने लॉक कर लिया है। अब एनिमी उसको उड़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो मिसाइल है, वो मोबाइल है, मतलब वो मूवेबल है। आपने यहाँ से 10 मिसाइल मारे, उसके बाद आप अपने ट्रक को उठा के दूसरी जगह लेके चले गए। तो 10-15 मिनट में लेट अस से कि जब तक वो आपके जहाँ जिस लोकेशन से आपने फायर किया था, उसको लॉक करेगा एनिमी और जब तक वो वहाँ से अटैक करेगा, तब तक तो आपका ट्रक वहाँ से दूर जा चुका होगा। मतलब कुछ मिनट के बाद आप 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जा करके फिर से मिसाइल फायर कर रहे होंगे अगले लोकेशन से। तो इस तरह से जो एनिमीज़ है वो आपको ट्रैक ही नहीं कर पाएँगे कभी भी। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जनरली जो एनिमी कंट्रीज़ होते हैं वो आपके ऊपर सैटेलाइट के ज़रिए नज़र रखे होते हैं। इंफ्रारेड वगैरह के ज़रिए वो चेक करते रहते हैं कि आपने कहाँ पे मिसाइलें रखी हुई है। किन-किन लोकेशंस पे ज़्यादा उनको हीट सिग्नेचर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे ज़्यादा मिसाइलें तैनात है। तो जब आप कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम यूज़ करते हो, तब क्या होता है कि आप मिसाइलों को मूव करते रहते हो। इससे एनिमीज़ के लिए आपके मिसाइलों को ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम भारत ने इम्प्लीमेंट किया है अग्नि 5 में, जो कि इसको बाकी अग्नि सीरीज के मिसाइलों से बहुत ज़्यादा आगे भी ले जाता है और अलग भी बनाता है। इसमें और भी बहुत सारे अपग्रेड्स डाले गए हैं, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे और उतना टेक्निकल नहीं बनेंगे। जैसे 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, नेविगेशन गाइडेंस और इस तरह की बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स से इसको लैस की गई है। इसके फ्यूचर अपग्रेड में एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इंडिया ऐड कर रही है, वो है MIRV। मतलब भारत एक ही मिसाइल से कई सारे वॉरहेड या लेटेस्ट से कि कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है और उनको एक बार में अलग-अलग लोकेशन पे गिरा सकता है। मतलब भारत यहाँ से एक ही मिसाइल लॉन्च करेगा। लेटेस्ट से कि अग्नि 5 में जब MIRV टेक्नोलॉजी की यूज़ करेगा इंडिया, तो एक ही मिसाइल में 14 न्यूक्लियर वेपन डाल के भेज सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड डाल के भेज सकता है और वो 14 अलग-अलग लोकेशन पे गिरे हैं। दुश्मनों के लिए एक तो पहले ही इसको ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड से मूव कर रहा होगा। मान लो कि मैक 20 से जा रहा है, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अगर किसी तरह से दुश्मनों ने ट्रैक कर भी लिया, तो इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री तक इसका टर्निंग करा के इंडिया टेस्टिंग कर चुका है। मतलब अचानक से अभी ऐसे जा रहा है, ऑल ऑफ ए सडन वो 90 डिग्री दूसरी दिशा में मूव करना शुरू कर देगा। तो इतने तेज़ स्पीड से चलने की वजह से और अचानक से डायरेक्शन चेंज करने की वजह से इसको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद जब इसमें MIRV लग जाएगा, मतलब 14-14 न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा रहा होगा। अचानक से 14 मिसाइल छोड़ेगा, 14 न्यूक्लियर वॉरहेड गिराएगा एक साथ में 14 लोकेशन पर। तो एनिमीज़ के लिए तो पता ही नहीं चल पाएगा उनको कि मौत किधर से आई है। बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल हमारे पुराने ज़माने की ब्रह्मास्त्र की तरह लगने लग गई है, उतना ही डिस्ट्रक्टिव है। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं कि अग्नि 5 की बार-बार टेस्टिंग, मतलब 8 बार टेस्टिंग क्यों ज़रूरी था? क्यों हम लोग एक बार टेस्ट करके नहीं बैठ गए? क्यों बार-बार टेस्टिंग कर रहे? इसका एक मेन कारण है विश्वसनीयता, मतलब रिलायबिलिटी प्रूफ। इसका मतलब है कि जब हम एक बार टेस्टिंग करते हैं तो उसका रिलायबिलिटी प्रूफ हमें नहीं मिल पाता है। मतलब ये साबित नहीं हो पाता है कि वो अलग-अलग यूज़ केसेस में काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल लेकर के समझाते हैं। मान लो कि अ, सर्दी में काम कर रहा है, लेकिन बारिश में नहीं काम कर रहा है। बारिश में कर रहा है, तो गर्मियों में नहीं कर रहा है। गर्मियों में कर रहा है, तो बर्फ के ऊपर नहीं काम कर रहा है। आपको अलग-अलग सिचुएशन में, अलग-अलग एनवायरनमेंट में, अलग-अलग लोकेशन पे टेस्ट करके देखना होता है कि ये हर सिचुएशन में काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इन मिसाइलों को बनाया जाता है आखिरी सुरक्षा के नाम पे। ऑलरेडी भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे काम करता है। मतलब भारत ये सब मिसाइलें बना रहा है कि भई अगर मजबूरन, अगर मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमें दुनिया से कोई मिटाने के लिए आगे आए, हमें मतलब भारत को दुनिया से खत्म करना चाहे कोई कंट्री, उस केस में इसका यूज़ करेगा। तो उस केस में फेलियर का चांस नहीं ले सकता भारत।
मतलब भारत ये नहीं, इस पे नहीं रिलाई कर सकता चलो एक आध मिसाइल नहीं भी चला तो क्या होगा। वहाँ पे 100% एक्यूरेसी चाहिए होता है। मतलब जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे होना चाहिए। इसलिए इसकी बार-बार टेस्टिंग ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा ब्रह्मोस का। जब पाकिस्तान के नूर खान बेस पे भारत को अटैक करना था, तो भी भारत बरसों से इस पे काम कर रहा था। इंडिया ने पता तो लगा ही लिया था कि नूर खान एयरबेस पे पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह छुपाए हुए, जिसमें भी अमेरिका भी पार्टनर है। अब प्रॉब्लम ये था कि नूर खान एयरबेस में शायद 100 मीटर नीचे पाकिस्तान ने बेस बनाया हुआ था। मतलब आप कह सकते हो कि 100 मीटर नीचे एक छोटा-सा शहर बसाया हुआ है और उसमें एंट्री का कोई स्कोप नहीं छोड़ा था, कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ा था पाकिस्तान ने, जहाँ से मिसाइल वगैरह मारा जा सके। मतलब जो एंट्री है वो गेट ऐसे मान लो आप कि 5 मीटर मोटा या 2 मीटर मोटा स्टील का घेर दे दिया है या फिर 10 मीटर मोटा कंक्रीट दे दिया है। तो उतना मोटा कंक्रीट को कोई भी मिसाइल नहीं छेद पाएगी ईज़िली और कोई वीकनेस मिल नहीं रहा था। तो भी इंडिया वर्षों से वीकनेस तलाश रहा था और फिर इंडिया को मिला। इंडिया को मिला वो उनका एग्ज़ॉस्ट। अब आप खुद सोचो एग्ज़ॉस्ट कितना चौड़ा होता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर डायमीटर का। इंडिया ने जब ब्रह्मोस मारा, तो पिन पॉइंट करके मारा था एग्ज़ॉस्ट में और वहीं जाकर के गिरा। मतलब इंडिया का जो ब्रह्मोस था, वो लगभग 0.5 मीटर तक एक्यूरेट था। मतलब जहाँ इंडिया ने मारा, वहीं जाकर के ब्रह्मोस गिरा और उसको छेदते हुए 100 मीटर नीचे जाकर के पाकिस्तान का पूरा बेस उड़ा दिया। और जिसकी वजह से अमेरिका का जो ट्रम्प था हुआ है, वो चिढ़ गया और बाद में टैरिफ वगैरह लगाने लगा। तो इस तरह की सटीकता लानी होती है मिसाइलों में। इसलिए ज़रूरी होता है बार-बार टेस्टिंग करना। आप जब मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हो तो एक बार में 1 या 2 फीचर की टेस्टिंग करते हो, फिर अगली बार दूसरे फीचर की टेस्टिंग करते हो। हर फीचर यहाँ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। हेंस अग्नि 5 को 8 बार या उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग किया गया है। एक्यूरेसी के मामले में अग्नि 5 की एक्यूरेसी 10 से 20 मीटर तक आई है। मतलब कि जैसे ब्रह्मोस की एक्यूरेसी लगभग 0.5 मीटर तक थी, अग्नि 5 की एक्यूरेसी 10 से 20 मीटर तक है। यहाँ पे 10 मीटर या 20 मीटर ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अग्नि 5 कैपेबल है वॉरहेड्स ले जाने में। मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर के जा सकता है। अब न्यूक्लियर वॉरहेड अगर अग्नि 5 गिरा रहा है, तो वो तो पूरा का पूरा शहर तबाह करेगा। मतलब वो 10 मीटर 20 मीटर इधर गिरे या उधर गिरे, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बार-बार टेस्टिंग करने से नई-नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ होता चला जाता है। जैसे पहला जब अग्नि 5 का टेस्ट हुआ था 2012 में, तो उसमें सिर्फ फ्लाइट टेस्ट किया गया था। उसके बाद कई सारी चीज़ें टेस्ट में आई, जैसे नेविगेशन सिस्टम टेस्ट किया, नाइट विज़न टेस्ट किया, कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम टेस्ट किया। अभी-अभी जो भारत ने टेस्टिंग किया है, उसमें टेस्ट किया गया है कॉम्बैट रेडीनेस, मतलब मिलिट्री यूज़, रेडी टू यूज़। मतलब अभी तक भारत का कहना था कि हम लोग प्रोडक्शन में हैं, हम लोग डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब भारत का कहना है, अब 2025 से, कि हमारा जो अग्नि 5 मिसाइल है, वो रेडी टू यूज़ है। मतलब अब अगर कोई गलत हरकत करता है, जैसे पाकिस्तान ने मान लो किसी लोकेशन पे बॉम्ब गिरा दिया, कहीं पे कुछ नुकसान कर दिया भारत का, तो भारत अगले कुछ मिनट में ही अग्नि 5 को लॉन्च कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। या पाकिस्तान ने नहीं, किसी दूसरे कंट्री ने हिमाकत की, किसी यूरोपियन कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो भारत अगले कुछ मिनट में ही जवाबी कार्रवाई कर लेगा। क्योंकि भारत के पास एक तो कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है, मतलब मूव करते हुए लॉन्च कर सकता है, यहाँ से बम मिसाइल मारा फिर दूसरी जगह जाकर के मारेगा। और दूसरी बात है कि ये ऑलवेज़ रेडी है। मतलब भारत 24 आवर्स 24/7 रेडी है किसी भी कंट्री के साथ फाइट करने के लिए, इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए। और चूंकि भारत इनको मूव भी करा सकता है, मोबाइल भी कर सकता है, इस वजह से इनको ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल होगा दूसरे कंट्रीज के लिए। तो ये सब टेस्टिंग चलते रही है बार-बार। मतलब किसी बार कोई एक फीचर की टेस्टिंग हुई, दूसरी बार दूसरे फीचर की। बार-बार टेस्टिंग करने का एक और मकसद भी होता है, वो है अपने पड़ोसियों को बताते रहना कि देखो भाई हम लोग के पास ये है। ऐसा ना हो तुम लोग भूल तो नहीं गए हो। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझिए कि जो लोग लाइसेंस गन लेते हैं, वो गन किसी को मारने के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही होगा वो लाइसेंस गन से किसी को गोली मारेगा। बिकॉज़ लाइसेंस गन के ऊपर 50 तरह के जाँच बैठ जाती है। आपने एक गोली चलाया होगा तो सरकार उसको 20 तरीके से चेक करती है। आप पकड़े जाओ। तो कोई भी बंदा अगर उसको गोली चलाना होगा या उसको किसी को नुकसान करना होगा गोली चला करके, तो लाइसेंस गन से नुकसान नहीं करता है। वो उसको दूसरे तरीके से करता है। तो फिर लाइसेंस गन लोग लेता क्यों है? लाइसेंस गन को लेता है दूसरों को डराने के लिए। वो डिटरेंस के तौर पे काम करता है। अगर आपके पास लाइसेंस गन है, अगर आप लोगों को दिखा रहे हो, तो अक्सर लोग आपसे झगड़ा करने से पीछे हटेगा। मतलब आप सेफ फील करोगे, रियल में भी, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। लोग आपसे नहीं टकराने चाहेगा। लोगों को डर लगता है कि आपके पास लाइसेंस गन है। जबकि सच्चाई ये है कि आप लाइसेंस गन से एक भी गोली चला ही नहीं सकते और चला भी गए तो आपके ऊपर सज़ा हो जाएगी, भले कोई मरे या ना मरे।
लाइसेंस गन से नुकसान हो या ना हो गोली चलाने पे, आपको सज़ा होनी तय है। बिकॉज़ आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे कि आपने क्यों चलाया था। यानी कि लाइसेंस गन सिर्फ़ डिटरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, बचने के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरों को धमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा अग्नि 5 मिसाइल भी है भारत का। यहाँ पे इस मिसाइल को डिटरेंस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। दूसरे कंट्रीज़ को, ग्लोबल पावर्स को धमकाने के लिए, पाकिस्तानियों को धमकाने के लिए, चीन को दिखाने के लिए कि देखो भई, अगर कुछ इधर-उधर किया तो हमारे पास रेडी टू यूज़ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली कैपेबिलिटी पड़ी हुई है। हम कभी भी तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं अगर तुमने हमारे साथ कुछ किया तो। ताकि ये कंट्रीज़ भारत के साथ कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचे, 100 बार सोचे। और दूसरा आप कह सकते हो कि मोदी पाकिस्तान को ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि देख भई, अगर तूने अगली बार या कभी भी, जो कि तू एनीवे करेगा, बट जब भी तू छेड़खानी करेगा या कभी भी छेड़छाड़ करेगा हमारी ज़मीन के साथ, हमारे लोगों के साथ, तो अगली बार हमने ऐसे-ऐसे मिसाइल्स बना रखे हैं कि तुम्हारा कुट्टी-कुट्टी कर देंगे।